नमस्कार। अटैक हुआ राजौरी में, पूरे देश को अफ़सोस है इस बात का, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन और बड़ी स्पीड से एक्शन शुरू किया। ड्रोन्स लगा दिए गए हैं उन लोगों को ढूँढने के लिए जिन्होंने ये हमला किया। हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, चाइनीज़ बुलेट्स मिली हैं लोकेशन से। अच्छा, एनआईए अपना काम कर रही है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। एनआईए की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और सुराग निकाल रही है। साथ में ये भी पता लग चुका है कि ये किन्होंने किया है और हरकत किसकी थी। एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली भी है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है और वो बालाकोट में पता पहले ही लग चुका था, दोबारा लिया गया है। इस बार G20 की बैठक से पहले लिया गया। ये G20 की बैठक को सैबोटाज करने की कोशिश ज़रूर थी। हेडलाइंस बन जाए, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाए और वहां पर जाने वाले डेलीगेट्स मना कर दें। ये मंशा दिख रही है। साथ में उनका अपना पंजाब का इलेक्शन भी दिख रहा है। इसके साथ-साथ वहां से फॉरवर्ड में यानी कि बॉर्डर के करीब जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे वो सारे के सारे कैंप्स खाली करवाने की कवायद जारी है। ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है और रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर जारी है कि अगर इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने बालाकोट टाइप दोबारा किया तो हम क्या करें। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब, जिनको अब इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट के साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। फॉरेन में रह चुके हैं कई कंट्रीज में और इंडिया की काबिलियत, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से ज्यादा, इनसे ज्यादा कौन जानता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। पहली चीज, ये फॉरवर्ड में जो इनके आतंकी ठिकाने थे उनको खाली कराने का मतलब क्या है। दूसरा, ये रावलपिंडी में जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें क्या हो रहा है। देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। सभी को प्रणाम और आभार और साधुवाद। अब रोहित भाई, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप देखें, मेरा एक प्रेडिक्शन था, मैंने कहा था कि अभी 3-4 लोगों का नेक्सस बन रहा है भारत में। आतंकवादियों का, लोकल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट के लोगों का मिलके एक नेक्सस बन रहा है। धीरे धीरे ये क्या होता है, ये धीरे धीरे जब ये नेक्सस बढ़ते जाते और इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता तो धीरे धीरे पहले माफिया स्टेट बनते, धीरे धीरे माफिया कंट्रियां बन जाती। तो कहीं ना कहीं भारत को एक माफिया कंट्री तब्दील करने की कोशिश हो रही थी। अब क्या होता है कि जो काम आतंकवादी नहीं कर पाता वो गैंग कर लेता है, जो गैंग नहीं कर पाता वो वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट काम आ जाता है, जहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं आता तो वो लॉ एनफोर्समेंट के कुछ लोग मिले तो वहाँ हेल्प कर देते हैं। तो एक बहुत डेंजरस कॉकटेल बन रहा है। अगर आप G20 की बात करें तो G20 में पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा, इसकी कंफर्म इंटेल हमारे पास है, इसमें कोई शक संदेशा नहीं है और काफी टाइम से हमारे पास इंटेल है। अभी आप पीछे देखें, अतीक और उसके भाई को मारा गया और अतीक के अगर मर्डर केस में आप देखें तो जो उसकी रंजिशें थी, जो उसकी दुश्मनियां थी या जो भी उसके कर्मकांड थे वो तो थे ही थे। अतीक ने पीछे 24 घंटों में ऐसी क्या चीज बोल दी थी जो उसने पहले कभी नहीं बोली। सिर्फ 3 ही चीजें बोली, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ISI, 3 चीजें बोली उसने। मैं एक चैनल पे था, आप ही का कंप्यूटर चैनल है, तो मैंने तब ये सवाल उठाया था कि अतीक ऐसा क्या बोलने वाला था। अतीक ने मरने से पहले कुछ हथियारों की निशानदेही भी कराई थी, यहाँ हथियार छुपे हैं। अतीक ने भी बोला कि उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार आया था वो पाकिस्तान से आया था, मेरे ISI से संबंध है, मैं उन्हें पैसे दे देता हूँ, ड्रोन से हथियार आ जाता है। अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला था, मैं आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होती है, उसकी निशानदेही करवा सकता हूँ। तो और इसी कारण देखिए, अतीक को उन 3 शूटरों ने क्यों मारा, उनके पास वो 10-10 लाख की पिस्तौलें किसने दी, वो 5 पिस्तौलें कहाँ से आई, वो असला कहाँ से आया, वो टर्किश पिस्टलें कहाँ से, यहाँ तो मिलती नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान अब भी बना पड़ा है। तब मेरा आकलन था कि कुछ ना कुछ और होने वाला है। जहां अतीक को यूज किया जा रहा था या अतीक को कुछ पता था, किसी लोकल गैंग को यूज किया जा रहा है। अगर आप ये पुंछ वाली घटना देखें तो पुंछ वाली घटना में अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 भाई शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, मैं ऐसी मेरी कामना है। पहले बारिश के मौसम को देखते हुए, देखिए बारिश के मौसम को देखते हुए कॉन्वॉय पे फायरिंग होती है, जब कॉन्वॉय रुकती है फिर RPG से अटैक होता है और पेट्रोल टैंक को
टारगेट किया जाता है, पेट्रोल टैंक को टारगेट किया जाता है, गाड़ी में आग लगती है, 5 हमारे भाई शहीद हो जाते हैं और एक हमारा भाई काफी जख्मी है। फिर उसके बाद फायरिंग होती है गाड़ी पे और ये जाके जंगलों में छुप जाते हैं। तो अब हेलीकॉप्टर और ड्रोनों से उनको ढूंढा जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, पर शक की सुई कहाँ घूमती है? शक की सुई घूमती है कि जो बॉर्डर पे टेररिस्ट कैंप है उनको खाली क्यों कराया जा रहा है। शक की सुई घूमती है कि रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है। शक की सुई घूमी जा रही है कि रडारों को, जो फॉरवर्ड रडार है उनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है। शक की सुई इसलिए घूम रही है कि कहीं ना कहीं, देखिए मंशा की थी, मंशा ये थी कि J&K को इंटरनेशनल हेडलाइन पे लाना, और जो G20 के डेलीगेट है और जो G20 होने वाला है उन्हें ये बता देना भाई J&K इज नॉट सेफ। देखिए उन्हें ये नहीं पता कि श्रीनगर का पूंछ का है, बॉडी नहीं पता। हाँ, J&K में आतंकवादी हमला, राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान शहीद हो गए, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है, और इसका ब्लेम मोदी पे डालना। ऑब्वियसली अब भी मैं सत्यपाल मलिक साहब से पूछूंगा, मलिक साहब ये अब भी इंटेलिजेंस फेलियर था? अब उन्होंने तो लास्ट टाइम कहा था ना अगर आप एयरपोर्ट पे उतारते तो घटना नहीं होती। तब मैंने उसे एक वीडियो में बोला था पाकिस्तान मीडिया पे, मैंने कहा श्रीनगर में एयरपोर्ट है, पुलवामा में भी एयरपोर्ट है, द्रास में भी एयरपोर्ट है, पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, कपरारा में भी है, हंदवारा में भी है, लोलाब में भी एयरपोर्ट, हर जगह तो है नहीं। आर्मी की कॉन्वॉय तो ऐसी चलती है, पिछले 70 सालों से इन्हीं रोडों से आर्मी की कॉन्वॉय जा रही है। आज भी तो आर्मी की कॉन्वॉय चल रही थी ना। तो वॉर सिचुएशन को इंटेलिजेंस फेलियर कहने का मतलब आप दुश्मन को कवर फायर दे रहे हो। आज तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये तो एम्बुश था। एम्बुश कराया किसने, क्यों कराया? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अब ये पता है कि मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे, भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगी। देखो जिन्होंने ये किया है वो तो खैर उनका तो मान लिया पर्चा कट गया, वो तो अपने जाने का टाइम मुकर्रर वेट कर रहे हैं, बट जिन्होंने करवाया है, तभी पाकिस्तान के पास आपके टेररिस्ट कैंप खाली हो रहे हैं, फॉरवर्ड रडार्स एक्टिवेट किए गए हैं, सेना को सतर्क कराया गया है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही है। अब उन्हें पाकिस्तान को ये नहीं पता हमला कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, और मोदी जी अब की बार क्या करने वाले हैं। और पुलवामा का हमला भी पाकिस्तान ने करवाया था, मलिक साहब ने खूब इंटरव्यू में बोला था, और ये वाला हमला भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही करवाया है। और अब की बार एक नई चीज देखने को मिली है, चाइनीज मार्किंग की बुलेट्स, चाइनीज मार्किंग के ग्रेनेड्स, चाइनीज मार्किंग का असला। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अभी ये आपके एम्यूनिशन के कारखाने वो यूक्रेन के लिए असला बना रहे हैं, तो ये चाइनीज असले का पकड़ा जाना, चाइनीज मार्किंग का असला पकड़ा जाना, ये भी एक चिंता का विषय तो हमारे लिए है ही है। और ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब तो आएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते, जब आपको लगेगा कि सब स्थिति सुधर गई। अब जवाब आसमान से आएगा, जमीन से आएगा, समुद्र से भी तो आ सकता है। जवाब समुद्र से भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आसमान से ही आया, जमीन से आया, समुद्र से भी आ सकता है। अब देखिए पाकिस्तान कितना डेस्परेट हो चुका है, पाकिस्तान की मजबूरियां कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इस हमला करने का मतलब है भारतीय सेना को और मोदी जी को प्रवोक करना, उनको छेड़ना। और अगर शेर को छेड़ोगे तो आपको पता शेर करता क्या है, पर तब भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया, क्यों लिया गया? मुद्दा G20 है। अतीक को क्यों मारा गया मुझे नहीं पता। अतीक कुछ उगलने वाला था, अतीक कुछ बोलने वाला था, अतीक के पास कुछ ऐसा राज था। और अभी जो हम ये सोच रहे हैं कि ये फायरिंग आतंकवादियों ने की है, हो सकता लोकल किसी गैंग ने भी की हो, हमें नहीं पता। हो सकता आतंकवादी हो सकता कोई लोकल गैंग भी हो। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज का तो मुझे हमेशा से भय लगता था कि ये जो 4 लोग का कॉकटेल बन रहा है ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि इन चारों लोगों के टेररिस्ट, लोकल गैंग्स, पॉलिटिशियंस और लॉ एनफोर्समेंट के कुछ लोग, अगर इनका कॉकटेल बन रहा तो इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इनका जो हिटिंग रेडियस है बहुत बढ़ जाता है, इनका इम्पैक्ट रेडियस बहुत ज्यादा है, और इससे लड़ना हमारे लिए एक चुनौती बन चुका है। आप देखिए एक चुनौती बन चुका है, और इसी चुनौती को हमें आगे कहीं ना कहीं मिटिगेट करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है ये जो पुंछ का हमला है
पाकिस्तान के कहने पे किया, पाकिस्तान के इशारे पे किया, G20 को स्कटल करने के लिए किया और J&K को फिर सुर्खियों में लाने के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि J&K में शांति रहे। और यूजुअली ऐसे हमले केवल नॉर्थ ईस्ट में होते थे ट्रेडिशनली। आप देखिए, ये पहली बार ऐसा हमला पुंछ क्षेत्र में देखने को मिला है। तो रोहित भाई, चिंता का विषय तो है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। अब इसमें सवाल है किसने कराया और इसमें कौन कौन मिला है, और इसका इम्प्लीकेशन बॉर्डर पार क्या होगा। जिसने कराया वो तो समझिए वक्त की बात है, जिसने किया दे आर वॉकिंग डेड, पर जिसने कराया और बॉर्डर के पार अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये देखने का विषय है। हाउ विल वी रिटेलिएट, ये देखने का विषय। और रिटेलिएशन मेरे अनुमान से, मेरे अंदाजे से होगा जरूर, रिटेलिएशन होना निश्चित है। और मोदी जी के राज्य में रिटेलिएशन होगा और पाकिस्तान को उसकी औकात गिनाई जाएगी। पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, पाकिस्तान तड़पेगा, बिलकेगा। भिखारी पाकिस्तान में तो दवाई खिलाने के पैसे नहीं है, जवानों को रोटी मिलती नहीं, गोलियां तो दूर की बात है। ये चाइनीज गोलियां इसलिए आ रही क्योंकि पाकिस्तान के कारखानों में यूक्रेन के लिए असला बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस को दर्शाती है। राइट। आप देखिए, अतीक मारा जाता और उसके कुछ दिनों बाद ही ये हमला हो जाता है। लिंकेज है, कहीं ना कहीं डॉट जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहानी है रोहित भाई, जो हमें समझ नहीं आ रही, पर खुलासा होगा, समझ आएगी। इसीलिए आप देखिए एनआईए की टीम को क्यों भेजा गया। एनआईटी की टीम को भेजने का मतलब ये वाले जो फाइनल डॉट्स है इनको जोड़ना, और ये जो इंटरनेशनल लिंकेज और लीनेज है इसको निकालना, इसको पकड़ना और इसको खत्म करना। एनआईए की टीम को भेजने का अन्यथा कोई पर्पस नहीं है। और राष्ट्रीय राइफल्स को छेड़ने का मतलब है 100% मौत। फिर भी राष्ट्रीय राइफल्स को छेड़ा गया, तो देखिए अब मौत का तांडव तो होगा। जिन्होंने ये किया है वो तो मतलब मान लीजिए उनकी टिकट तो कट गई है, बस अब वक्त की बात है कब। बट फिर भी ये किया गया, इंटरनेशनल सुर्खियां बनाई गई, इंटरनेशनल चीजों को उजागर किया गया, और इसमें पाकिस्तान के अलावा और कोई हो नहीं सकता। बट एक जो चिंता का विषय है वो है चाइनीज मार्किंग का असला और चाइनीज मार्किंग की बुलेट्स पकड़ना। इसमें चाइना का लेना देना क्या है? चाइना का असला और चाइना का बारूद और चाइना की बुलेट्स वहां कैसे आ जाती है, ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक उसी तरह से टर्किश मेड पिस्टल्स अती के शूटरों के पास कहां से थी? 10 लाख की एक पिस्टल है, 5 पिस्टलें पकड़ी गई है। 50 लाख का इंपोर्टेड असला कहां से आया उनके पास? जी। पिछली बार जब बालाकोट हुआ था, बालाकोट के बाद हमारे अभिनंदन वहां पकड़े गए। उसके बाद हमारे रॉ के चीफ ने फोन किया आईएसआई चीफ को कि हमारा आदमी तुम्हारे पास है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। वो फोन कॉल, वो मेरा एक वीडियो भी है, मैं इसी चैनल पे, वो फोन कॉल थी जिसकी वजह से हड़कंप मच गया पाकिस्तान में कि अब इंडिया कुछ करने वाला है। इस बार भी मामला बहुत सीरियस है। अभी तक फोन कॉल तो नहीं गई होगी, लेकिन पाकिस्तान को समझ में आ चुका होगा कि वहां से एक रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। तभी तो मीटिंग्स चल रही वहां पे रावलपिंडी में। जिस तरीके से पाकिस्तान को पिछली बार आप माने तो इंजेक्शन दिया था कि भाई दोबारा हमें छेड़ना मत, दोबारा छेड़ दिया है। अब की बार पाकिस्तान को कोई बहुत तगड़ा सबक सिखाया जा सकता है, या G20 बचाने की वजह से गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप असाइड करेगी कि नहीं अभी G20 करा लो, उसके बाद निपटेंगे? देखिए रोहित भाई, मिलिट्री में एक रूल होता है, वी चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर एक्टिंग। मतलब हम जब का एक्ट करेंगे वो वक्त और वो जगह भी हम मुकर्रर करेंगे, वो बंदूक और गोली भी हमारी होगी। और अभी बंदूक होगी, गोली होगी, मिसाइल होगा, रॉकेट होगा, समंदर से आएगा, जमीन से आएगा, आसमान से आएगा, वो भी हम डिसाइड करेंगे। इसका बदला तो लिया जाएगा। अगर आप बालाकोट को देखें, हमने 1 के 10 का रेशो था हमारा। एक हमारे भाई के लिए हमने 10 पाकिस्तानी और 10 जिहादी मारे थे। रेशो वही बरकरार होगा, 5 का 50, 5 का 50। पर
कब, कहाँ, कैसे, ये हमारे कमांडर और ये हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे। अभी करना है, कल करना है, G20 के बाद करना है, इसका आकलन करना हमारे लिए मुश्किल है, पर ये आकलन जरूर कर सकते हैं कि ये हमला होगा और जरूर होगा। इसमें पाकिस्तान को अपने 50 लोग गंवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने एसेट्स गंवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जो भी यहाँ साथ है उसका भी टाइम खत्म है। तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, यहाँ भी होगा और वहां भी होगा। यहाँ वालों का तो वैसे ही टाइम खत्म है, वो तो ये अपने क्षेत्र में ही है। वहां वालों का टाइम कब खत्म होगा ये मेरे लिए प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर टाइम उनका भी खत्म होगा। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पाकिस्तान की हेगड़ी निकाली जाएगी, और मुझे लगता, जो मेरा पर्सनल आकलन है, अब की बार शायद हम बालाकोट से भी कुछ बड़ा कर ले। बालाकोट से भी कुछ। लेकिन ये अटैक जो हुआ है ये एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब बिलावल भुट्टो ने बोला था कि मैं इंडिया आऊंगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे। क्या ये उस मीटिंग को सैबोटेज करने का तरीका था? हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने या एस्टैब्लिशमेंट ने ये अटैक कराया हो कि इन दोनों की मीटिंग बातचीत ना हो पाए, या फिर ये पाकिस्तान एक है, एस्टैब्लिशमेंट और कुछ नहीं, ये एक है और हमें इस मीटिंग को यानी कि बिलावल भुट्टो के आने को कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए रोहित भाई, बिलावल भुट्टो का यहाँ ना एक महज औपचारिकता है। कारण क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड होते, आपको 3 महीने पहले इनविटेशन गया, आप तब हाँ बोलते, तब फिर एजेंडा एक्सचेंज होते, पॉइंट्स एक्सचेंज होते, बायलैटरल्स डिसाइड होती, ट्राइलैटरल होती, जो भी एक प्रक्रिया है, कॉमन पॉइंट्स होते, कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते। आज है 21 तारीख, आज आप कह रहे हो मैं आ रहा हूँ, अब बचे है वर्किंग डे 8, बीच में 8-10 वर्किंग डे, उसमें इतना पेपर वर्क और इतना आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आप इसलिए आ रहे हो कि आप यहाँ अपने कश्मीर का राग अलग सको, आप आ रहे हो इसलिए कि मुसलमानों की बात कर सको, आप आ रहे हो कि अपना एजेंडा चला सको। जो एससीओ का पर्पस है मीटिंग का, फॉरेन मिनिस्टर्स का, उस पर तो आपका प्रतिक्रिया ही नहीं है, वो तो चीज आपकी है ही नहीं। और दूसरी बात, पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है ही नहीं कि जिसके फॉरेन मिनिस्टर की कोई औकात हो। भाई जिसके पास खाने को नहीं, दाने और अम्मा चली बुलाने, तो उससे आप क्या मीटिंग करोगे? What Pakistan has to offer to the whole world? Nothing. जो ऑफर करने को था वो पुंछ में आ ही गया, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। और ये एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, ये सब मिले हुए हैं रोहित भाई, इनमें से कोई अलग नहीं है, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, सब मिलके काम करते हैं। अब मैसेज हमें क्या दिया गया? वी कैन स्टिल स्ट्राइक इन J&K। अब आप ये परिकल्पना कीजिए, इस ट्रक में ज्यादा लोग भी हो सकते थे, 25, 30, 40 लोग भी हो सकते थे, तो तब त्रासदी और बड़ी होती, तब त्रासदी और बड़ी होती। बिकॉज मैंने मलिक साहब के वीडियो में के जवाब में एक चैनल पे बोला था, मैंने कहा लुक, वी आर इन वॉर, यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, वी आर इन वॉर, और कहीं ना कहीं दुश्मन हम पे हमला करेगा, कहीं ना कहीं हमें उसके हमले का जवाब देना पड़ेगा। और रोहित भाई, हमें तो 100 बार कामयाब होना पड़ता, उन्हें तो एक बार ही कामयाब होना है ना। फॉर प्रिवेंशन दे हैव टू बी, आर्मी हैज टू बी सक्सेसफुल 100 times, दे हैव टू बी ओनली सक्सेसफुल 1 times। ये भी एक रेशो है जिसके साथ हम लड़ते हैं। उस पे पॉलिटिकल पैटर्नेज है, इंटरनल सपोर्ट है, एक क्लस्टर बन रहा है, कॉकटेल बन रही है 4 एलिमेंट्स की जो मैंने बोली है। तो ये चीजें इतनी सीधी सादी नहीं है। और बिलावल भुट्टो का आना एक महज औपचारिकता है। हाँ, इस इंसिडेंट को और कश्मीर के मसले को वो जरूर उठाने की कोशिश करेगा, कश्मीर का गाना गाने की जरूर कोशिश करेगा, बिकॉज उसका काम ही वही है। ना आप इंडिया को कुछ दे सकते हो, ना इंडिया आपसे कुछ ले सकता है। हाँ, हम आपको जरूर सब कुछ दे सकते हैं, बट क्या आपको चाहिए? नहीं। आप वीट कहाँ से मंगाते हो? रशिया से। वीट की लाइन में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, स्टैम्पीड में 200 से ज्यादा लोग। ये कहते तो 20 लोग हैं, पर 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये है हकीकत है पाकिस्तान। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और अगर सीरियस वो फॉरेन मिनिस्टर होते तो 3 महीने पहले कहते मैं आ रहा हूँ, और आज आपको और हम ये डिस्कस कर रहे होते बायलैटरल है, ट्राइलैटरल है,
किसके साथ मीटिंग है, साइडलाइन में कहाँ मीटिंग है, क्या आइटिनरी है, क्या वही है। बाकी चाय पीने आ रहे हैं, चाय पिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, घर भेज देंगे, क्योंकि चाय बिरयानी के लिए आ रहे हैं वो, और उन्हें कोई मतलब है नहीं। वैसे भी रोहित भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में पावर कितनी है, कितनी चीजें वो डिसाइड कर पाएगा और कितनी चीजें वो कर पाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी को छोड़िए, उनके प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर है। पावर तो अभी आसिम मुनीर के पास है आदि, क्योंकि उसके रिश्तेदारों का लिस्ट निकल जा रहा है, उनमें से कोई ईरान तो नहीं गया था। नई लिस्ट दुकाई जा रही कि इनकी बीवी शिया तो नहीं है, और एक और लिस्ट निकाली जा रही है कि इनकी बीवी के रिश्तेदार शिया तो नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ा लंबी प्रक्रिया चल रही है रोहित भाई, बड़ी लंबी प्रक्रिया। शिया को ढूंढने के लिए वो फौज के कुत्ते लगाए गए, वो सूंघ सूंघ के शिया को ढूंढते हैं। दिस इज पाकिस्तान। और शिया वहां गद्दार, दाया हाथ क्या शिया करता तो गद्दार, बाएं हाथ। हाँ, शिया गद्दार, शिया काफिर, शिया गद्दार। तो ये चीजें वहां चल रही है, ये चीजें वहां हो रही है। पर हमारे लिए चिंता का जो विषय है वो है चाइनीज एमुनिशन, चाइनीज मार्किंग के हथियार अब श्रीनगर में इधर उधर मिलने लगे हैं। और पीछे आपने देखा होगा कि हमारे एनआईए ने बंगाल में 27,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है। 27,000 किलो। फायर पावर इज 100 times that of पुलवामा, 100 times that of पुलवामा। और 81,000 डेटोनेटर, 81,000 डेटोनेटर पकड़े हैं। तो मतलब क्या, और अगर आप इसका आकलन करें, इतना अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से, इंडिया में तो इतना बनता भी नहीं है, इतना अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से। जब मैंने इसका आकलन किया तो मुझे एक कंट्री दिखी जहाँ इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बन के यहाँ स्मगल हो गया है, खरीद के नहीं आया, स्मगल हो गया है। पता है कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना से अमोनियम नाइट्रेट, चाइनीज ऑरिजिन के डेटोनेटर्स, और चाइना का ही अब बुलेट्स मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, चाइना कहीं ना कहीं डायरेक्ट अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिसको मैं कहता हूँ रेड जिहाद, wherein Reds are doing the funding and jihadis are doing the dirty work। तो जो रेड जिहाद का कॉन्सेप्ट है ये अब हमें होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जब ईटानगर में G20 का अधिवेशन था, चाइना नहीं आया, चाइना गोल हो गया। अब J&K में अधिवेशन को फेल करने के लिए पूरी संभव कोशिश की जा रही है, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स, और अब इंसिडेंट चाइनीज ऑरिजिन की बुलेट्स। तो अगर आप इनके तार जुड़े, कहीं ना कहीं चाइना का नाम भी तो आता है बीच में। राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना को पता ना हो क्या हो रहा है। जी राइट, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या ये चाइना पाकिस्तान नेक्सस जो है, इसको तोड़ना इंडिया के लिए बहुत टफ होगा? और दूसरी चीज, क्या इंडिया जो बदला लेगा? पिछली बार तो इंडिया ने अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक, तो चाइना कुछ बोल नहीं पाया था। इस बार की चाइना का बहुत वो है, रिस्पॉन्स बहुत लिमिटेड है। क्या हमें जब हम रिस्पॉन्स देंगे, तो हम चाइना को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं वो बॉर्डर हीट अप करने की कोशिश ना करे। रोहित भाई, चाइनीज निकम्मा है, चाइनीज डरपोक है, चाइनीज की लड़ने की औकात नहीं है। वो LAC पे जाते तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर लेके जाते हैं। चाइना किससे नहीं लड़ सकता, चाइना सामने नहीं आता, चाइना भाड़े के टट्टू बेचता है। अब भाड़े का टट्टू कौन है? ये पाकिस्तानी, इनके टेररिस्ट, इनके आतंकवादी। तो चाइना से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट चाइना का असला गेम में घुस चुका है, ये चिंता का विषय तो है, ये चिंता का विषय। बाकी जवाब तो हमें 2 जगह देना है ना, 3 जगह। आपको याद है विपिन रावत जी ने, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने कहा था 2.5 enemies। राइट। पहले तो उस 0.5 को देखना पड़ेगा, फिर जिन्होंने फायरिंग किया, जिन्होंने RPG चलाया, फिर उनको देखना पड़ेगा, फिर बॉर्डर के पार कौन कौन है उनको देखना पड़ेगा। तो जो हमारा अटैक होगा वो 1.5 गुना होगा, एक तो पाकिस्तान में होगा और 0.5 यहाँ होगा, क्योंकि चाइना का असला मिलना चिंता का विषय। पर हो सकता है ये असला चाइना ने पाकिस्तान को दिया हो,
पाकिस्तान के पास असला है नहीं, उन्होंने यही आगे दिया हो। ये भी संभव है कि चाइना जबरदस्ती पाकिस्तान जबरदस्ती चाइना को इसमें खींचना चाहता है। ये सब चीजें, ये सब परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस संभव है। और अगर कोई ये समझता है कि उसकी औकात इतनी बढ़ गई है कि वो इंडियन आर्मी को एम्बुश करके हमला करेगा, उसको मैं ये समझा दूं, उसकी जिंदगी के दिन उतने कम हो गए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सीधा 72 हूरों के पास पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये इसकी तो हमने स्पेशल एयर सर्विस खोल रखी है। और राष्ट्रीय राइफल से पंगा लेने का मतलब है मौत। और उन सबको पता वो मरने वाले हैं। अब कब मरेंगे, आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, पर हर एक की मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई शक ना हो। हमारी आर्मी की हर रेजिमेंट से ये आतंकी बहुत डरते हैं। खासतौर से दो तो बहुत रेडेड है, एक ये और एक नागा। इनको पता है कि इन दोनों से पंगा लिया तो ये अंदर घुस के मारेंगे, और घुस के मतलब लिटरली छोड़ते नहीं है। बहुत डेयरिंग रेजिमेंट्स हमारी। वैसे तो हमारी सारी रेजिमेंट्स डेयरिंग है। एक फाइनल क्वेश्चन आपके साथ मैं लेना चाहूंगा कि क्या रेस्पॉन्स हम कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कहां से आएगा ये तो मैं क्या कोई नहीं बता सकता। ये तो मोदी जी का दिमाग जो चलता है वो किसी का बाप नहीं सोच सकता। तो फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब जहां जाके जाते हैं वहां से उसके भी 10 गुना आगे स्टार्ट होता है। कितने दिन का? जहां हमारा दिमाग खत्म होता है उसके बाद उनको शुरू होता है। तो हम तो भैया वो प्रेडिक्ट तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि रेस्पॉन्स आएगा। और मेरा आंकलन ही है रोहित भाई, G20 से पहले आएगा। G20 से पहले मतलब आम लोगों की अपनी एनालिसिस है, सोच है। द रीजन बीइंग कि हम लोग को भी नहीं पता होता। हम लोग भी हिस्ट्री यानी कि पास्ट में क्या हुआ है वो देख के बताते हैं। साथ में हम लोगों के कुछ फीडबैक्स होते हैं, हमारे अपने सोर्सेस हैं, सुमित सर के अपने सोर्सेस हैं, और कुछ अंदेशा होता है कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि जो हमने बोला है वही होगा। मोदी जी हमसे ऑर्डर नहीं लेते, हम मोदी जी से ऑर्डर्स लेते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, और उम्मीद है एक जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। रोहित भाई, वो एक सौदागर का डायलॉग था, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। जगह भी हम मुकर्रर करेंगे, वक्त भी हम मुकर्रर करेंगे, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। तुम इंतजार करो जानी। ये मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तुम इंतजार करो जानी, हम आएंगे। आएगा जरूर, हर हर आएगा। महादेव। हर हर महादेव।